हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है मेरे दोस्तों। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो पढ़ लेंगे मेरे दोस्तों। उससे पहले ये जो आप ऊपर देखिए, राजश्री एजुकेशन को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा मेरे दोस्तों। ओके, अब पढ़ते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ध्यान दे, जब कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे मेरे दोस्तों, तब वे हीगल से बड़े प्रभावित हुए। हीगल की फिलॉसफी से बड़े प्रभावित होते हैं और हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति दी थी मेरे दोस्तों। द्वंद्वात्मक पद्धति किसने दी थी? हीगल ने दी थी। और हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति किसने ग्रहण की? कार्ल मार्क्स ने ग्रहण की। कहाँ किसने ग्रहण की थी मेरे दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने ग्रहण की। आपसे पूछा जा सकता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक शब्द या द्वंद्वात्मक पद्धति कहाँ से ली, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर हीगल से ली थी। कहाँ से ली थी? हीगल से ली थी। अब बात करते हैं, इसमें दूसरा शब्द और आ रहा है, भौतिकवाद। भौतिकवाद शब्द और आ रहा है, तो भौतिकवाद शब्द कहाँ से लिया उन्होंने? लुडविग फायरबेक। लुडविग फायरबेक, ठीक है, लुडविग फायरबेक, जिसको फायर बाक, कहीं कहीं पर फायर बाक भी लिखा होता है, ये एक ही है मेरे दोस्तों। लुडविग फायरबेक से उन्होंने क्या ग्रहण किया? भौतिकवाद सिद्धांत ग्रहण किया। लुडविग फायरबेक की एक किताब थी जिसका नाम था ईसाई धर्म की सार। ईसाई धर्म का सार, ईसाई धर्म का सार, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ईसाई धर्म का सार बुक किसने पढ़ी? कार्ल मार्क्स ने पढ़ी, ठीक है। तो ईसाई धर्म का सार वाली बुक में से लुडविग फायरबेक की फिलॉसफी पढ़ी। वहां से उन्होंने भौतिकवाद शब्द को ग्रहण किया और अपने सिद्धांत में जोड़ दिया, तो वो हो गया भौतिकवाद। तो अब आपके समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। सिंपल आपसे क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक कहाँ से लिया, तो हीगल। भौतिकवाद शब्द कहाँ से लिया, तो लुडविग फायरबेक। कहीं पर लुडविग नहीं आता है तो फायरबेक आप याद रखेंगे मेरे दोस्तों। तो शायद आप समझ गए होंगे कौन सी चीज कहाँ से उन्होंने लेते हैं। अब ध्यान दो, हीगल क्या था? हीगल एक आदर्शवादी विचार था, आदर्शवादी विचारक था मेरे दोस्तों। तो अब जो आदर्शवादी विचारक होगा वो कैसे विचार देगा? आत्मिक, मानवता वाला, नैतिकता वाला, ऐसे विचार ही देगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उन्होंने जो आदर्शवादी विचार थे हीगल, तो उन्होंने कौन सा विचार दिया? विश्वात्मता, ठीक है मतलब विश्व आत्मा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन कि वर्ड स्पिरिट, ठीक है। ये विचार दिया, विश्व आत्मा विचार दिया, ठीक है। वो कहते हैं कि विश्व आत्मा जैसे विचारों से ही प्रगति होती है, विकास होता है हर चीज का, ठीक है। उनका मानना था कि हीगल का कि कहने का मतलब ये है कि आदर्शवादी विचार अपने दिल दिमाग में रहेगी, हमारी फिलॉसफी रहेगी, तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। कैसे विचारों से? आदर्शवादी विचारों से। और उन्होंने हीगल ने मुख्य रूप से कौन सा आदर्शवादी विचार दिया था? विश्व आत्मा का विचार दिया, ठीक है। अर्थात वर्ड स्पिरिट विश्व आत्मा का विचार दिया। तो वो कह रहा था, अब
इस फिलोसफी को किसने पढ़ा? कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स ने पढ़ा। कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार से आदर्शवादी विचारक जैसी जो शब्दावली थी हेगल की, उसकी उपेक्षा कर दी। क्या कर दी मेरे दोस्तों? उपेक्षा कर दी। और कार्ल मार्क्स ये कहता है कि नहीं मेरे दोस्तों, इस समाज का विकास, इस देश का विकास और संसार में जो चीज़ चल रही है, समाज में जो विकास हो रहा है आगे से आगे मेरे दोस्तों, पुरानी चीज़ नष्ट हो जाती, नई चीज़ आ जाती है। तो इसका कारण कोई आदर्शवाद नहीं है मेरे दोस्तों, कोई विश्व आत्मा जैसा विचार नहीं है। तो वो कहता है कि फिर क्या है? तो वो अपना सिद्धांत देता है कि नहीं, आदर्शवादी विचारक से कोई चीज़ बदलती नहीं है, ठीक है, नई चीज़ नहीं बनती है। विश्व आत्मा जैसा विचारक जो है, विश्व आत्मा अर्थात वर्ल्ड स्पिरिट, इससे किसी चीज़ का बदलाव नहीं होता है। लोग अपने आप को बदलते हैं, समय को बदल देते हैं, समाज को बदल देते हैं, हर चीज़ में परिवर्तन कर देते हैं, तकनीकी में विकास करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से विकास नहीं होता है जो हेगल ने दी। तो मार्क्स क्या कहता है कि मार्क्स कहता है कि भौतिक चीज़ों से विकास होगा। किससे विकास होगा? भौतिक चीज़ों से। तो भौतिक विचार दिया उन्होंने, ठीक है, भौतिक विचार दिया, ठीक है। अब अपने को समझना है कि भौतिक क्या होता है। तो भौतिक का मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये याद करना मेरे दोस्तों कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत में भौतिक शब्द का क्या अर्थ है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो याद रखना, जड़ प्रकृति या अचेतन, जड़ प्रकृति या अचेतन, ठीक है मेरे दोस्तों, जड़ प्रकृति या अचेतन। वो अब देखो, आदर्शवादी विचारक हेगल ने क्या कहा था कि जो आत्मा परमात्मा वाली बात कही थी, पूर्णतः दार्शनिक था, हेगल था, आदर्शवादी था। उसने कहा कि आत्मिक रूप से अच्छे रहो, अपने आप विकास हो जाएगा। नहीं, तो ये कहता है कि नहीं, आत्मिक रूप से अच्छे रहेंगे तो विकास नहीं होगा। विकास कैसे होगा? जब कोई चीज़ हमारे पास रहेगी, भौतिक रहेगी। भौतिक का मतलब जो सामने हमारे हैं। तो मार्क्स कहता है जैसे पेड़ है, जमीन है, भूमि है, फसल है, पेड़ पौधे हैं, पशु है, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष है और इनसे विकास हो रहा है हमारा, ठीक है। ऐसे आत्मिक भावनाओं से कभी विकास नहीं होता है। तो हम ये मानेंगे, हम कह सकते हैं कि हेगल का जो आदर्शवादी विचार था, हेगल का जो विश्व आत्मा जैसा विचार था, उसकी जगह उसने कौन सी फिलॉसफी दे दी? भौतिक विचार जैसी, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं दूसरे अर्थ में कि हेगल ने विचार शब्द दिया, विचार, और विचार कैसा होता है? आदर्शवादी होता है विचार, ध्यान दो। और विचार के स्थान पे उसने क्या ले दिया? पदार्थ। क्या ले दिया? पदार्थ। ये भी याद रखना आप कि हेगल के विचार के स्थान पर मार्क्स ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? पदार्थ का। किसका पदार्थ? किसका किया? पदार्थ का। अब ध्यान दो, हेगल ने आदर्शवादी विचार दिया, या हम ये कह सकते हैं कि विश्व आत्मा का विचार दिया या वर्ल्ड स्पिरिट दिया। उसके स्थान पर मार्क्स ने कौन सा विचार दिया? भौतिक विचार दिया, भौतिक विचार। और जहां पर भौतिक शब्द का क्या अर्थ है? जड़ या जड़ प्रकृति या अचेतन। अब ध्यान दो, जड़ प्रकृति या अचेतन भौतिक होती है मेरे दोस्तों। जैसे रुपया है, धन है, क्या ये जड़ प्रकृति नहीं है? अचेतन नहीं है क्या? अरे पैसों में कोई जीव होता है क्या? लेकिन फिर भी इस भौतिक यानी पैसों के चक्कर में लोग क्या क्या कर देते हैं लोगों। मेरे दोस्तों, यहां भावना आई, अरे भावना आई क्या? यहां पर आदर्शवाद चल रहा है, यहां पर नहीं चल रहा मेरे दोस्तों। जड़ प्रकृति अर्थात अचेतन, और अचेतन यहां पर मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स अर्थ लगाता है आर्थिक स्थितियों से, आर्थिक गतिविधियों से, आर्थिक चीज। आदमी व्यक्ति अपने ईमान को, मानवता को, धर्म को, हर चीज को भूल जाता है, उसको पैसा मिलना चाहिए। तो ये विचार यहाँ पे सेट हो रहा है क्या? हेगल वाला आदर्शवादी विचार कार्ल मार्क्स के विचारों में सेट हो रहा है क्या? नहीं। वो कहता है कि आर्थिक है अर्थात अचेतन है, आर्थिक है, धन है, अचेतन है, और उस अचेतन के पीछे
उस आर्थिक स्थिति के पीछे लोग भागते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं लोग। तो कहाँ गया आदर्शवाद विचार हीगल वाला? नहीं, तो वो कहता है कि समाज का परिवर्तन होता है, इस युग का परिवर्तन होता है, समय का परिवर्तन होता है, नया विकास होता है, पुरानी चीजें नष्ट हो जाती है इस धरती के ऊपर, सब भौतिक के कारण होता है मेरे दोस्तों। ये बात ये कहना चाहता है। तो मैं आपको ये बताऊं, एक तो आपसे पूछा जाए कि भौतिक शब्द का क्या अर्थ है, ऑप्शन में जड़, प्रकृति या अचेतन होता है, तो ये इसका अर्थ आपको लगाना है। दूसरा, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो आपके सामने आएगा पदार्थ। क्या आएगा? पदार्थ। क्या आएगा? पदार्थ। कि मार्क्स के अकॉर्डिंग भौतिक शब्द का अर्थ क्या है? पदार्थ आएगा। पदार्थ ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा? जड़, प्रकृति या अचेतन। ठीक है, और दोनों को एक ही ऑप्शन में भी आ सकते हैं, यहां पर पदार्थ भी लिख सकता है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब भौतिक का अर्थ कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दोनों चीज हो गई कि जड़ प्रकृति भी हो गई, यानी कि अचेतन भी हो गया, और पदार्थ दे दिया। तो पदार्थ का मतलब मेरे दोस्तों यहां तक कि मनुष्य भी उसमें आ गया। हर चीज जिसमें जीव है वह भी पदार्थ के अंदर आ गई। जैसे हमारे होब्स महोदय हुए थे, होब्स ने यह कहा था कि मानव, ये संसार क्या है? संसार पदार्थ से बना हुआ है, और मानव भी क्या है? पदार्थ से बना हुआ है। लेकिन इनके विचारों में थोड़ा सा यही अंतर है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो जड़ प्रकृति है, जो अचेतन है, जो पदार्थ है, वो स्वयं के स्वभाव से या स्वयं की आंतरिक शक्तियों से उसमें बदलाव होता है। होब्स क्या कहता है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ, होब्स ने यह शब्दावली नहीं दी थी जड़, प्रकृति, अचेतन, पदार्थ शब्द का प्रयोग किया था होब्स ने कि हर चीज पदार्थ होती है, और यह पदार्थ यांत्रिक रूप से, एक डायनेमिकल रूप से गति करती है। गति कब? जब इसके ऊपर भार से कोई बल पड़ता है, अर्थात भार से स्टिमुल्स को देखकर, उद्दीपक को देखकर ये गति करता है। तो हर पदार्थ गतिमान होता है। तो होब्स क्या कहता है वो देखिए मेरे दोस्तों, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोस्तों। कार्ल मार्क्स भी पदार्थ को मुख्य मानता है इस प्रकृति के अंदर। होब्स ने भी पदार्थ को मुख्य माना, लेकिन होब्स ने अचेतन या जड़ प्रकृति जैसी कोई शब्दावली नहीं दी थी मेरे दोस्तों। और होब्स ने क्या कहा था पदार्थ के बारे में, कि होब्स क्या कहता है कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। और हमारे कार्ल मार्क्स भी क्या मान रहे हैं? मार्क्स क्या मान रहा है कि जो पदार्थ है, इस संसार में जो कुछ दिख रहा है प्रत्यक्ष, वो पदार्थ है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये मान लीजिए आप कि इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, वो चाहे जड़ प्रकृति में है, चाहे अचेतन में है, चाहे चेतन अवस्था में है, वो जो दिखाई दे रहा है वह पदार्थ है। ऐसा नहीं कि जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो हिगल की फिलोसफी के अकॉर्डिंग, विश्व आत्मा आदर्शवादी विचारों के अकॉर्डिंग जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको सत्यता मानना, वो नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है आपके, वो है पदार्थ। तो कहीं ना कहीं अपन ये कह सकते हैं कि होब्स और मार्क्स दोनों पदार्थ के बारे में एक जैसी सोच रख रहे हैं कि पदार्थ, इस दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है पदार्थ है, वह सत्य है, वही पदार्थ है। तो होब्स ने एक पंक्ति कही थी कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। और यही पंक्ति मार्क्स कहता तो नहीं है, लेकिन उसके विचारों में हमें स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ ही सत्य है। लोग पदार्थ के पीछे ही भागते हैं। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? अर्थात जड़ प्रकृति, ठीक है, जड़ प्रकृति अर्थात जड़ का मतलब पैसा क्या है? निर्जीव चीज है, लेकिन उस निर्जीव चीज के पीछे भी लोग भागते हैं पैसा कमाने के लिए, तो वो है पदार्थ। ठीक है मेरे दोस्तों? तो आगे आगे जैसे जैसे आपके सामने पॉइंट आएगा आप और अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे मेरे दोस्तों। ये कुछ यहाँ पर कुछ भिन्नता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखो, कल भी मैंने बताया था कि देखो वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया? तो आपका आंसर होना चाहिए
कार्ल मार्क्स। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक भौतिकवाद। अब भौतिकवाद यहां पर भी आ रहा है, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत दिया। तो आपके कंफ्यूज न हो जाए कि भौतिकवाद यार कौन सा आंसर रहेगा, कार्ल मार्क्स रहेगा या होब्स रहेगा। तो ध्यान दो, वैज्ञानिक भौतिकवाद का ऑप्शन में आएगी। वैज्ञानिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो होब्स ने दिया। किसने दिया मेरे दोस्तों? होब्स ने दिया। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, ये तो अपना टॉपिक अभी चल ही रहा है, वो दिया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दिया। तो आपके समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। ठीक है। अब यहां पर भी भौतिकवाद शब्द है होब्स वाले में, और द्वंद्वात्मक भौतिक वाले यहां पर भौतिकवाद शब्द है। तो भौतिक का शब्द कार्ल मार्क्स क्या मानता है? जड़ प्रकृति या अचेतन। ठीक है मेरे दोस्तों। और दूसरे अर्थ में वह पदार्थ का नाम भी लेता है। इसका मतलब जड़ प्रकृति, अचेतन और पदार्थ तीनों चीज भौतिक शब्द में शामिल होती है। लेकिन जहां होब्स के बारे में बात करें, जहां ये तो हो गई कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, जहां होब्स के बारे में बात करें भौतिक शब्द क्या है, तो होब्स के अकॉर्डिंग भौतिक शब्द है पदार्थ। क्या है? पदार्थ है मेरे दोस्तों। जो इस दुनिया में कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है वह पदार्थ है, उसी से यह सृष्टि चलती है, गति करती है। वही बात कार्ल मार्क्स भी करता है कि इस दुनिया में जड़ प्रकृति या अचेतन, इस दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे वह जड़ रूप में हो या पदार्थ के रूप में हो, ठीक है मेरे दोस्तों, तो वह क्या है? पदार्थ है, वही भौतिकवाद है। और होब्स ने भी कहा है कि वही भौतिकवाद है। इसीलिए तो होब्स ने कहा था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। और यही इसी तरह की बात जब हम कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि कार्ल मार्क्स भी कहीं ना कहीं यही कहना चाहता है कि इस संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन में आए कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये शब्दावली किसने दी? तो आपका आंसर कार्ल मार्क्स मत करके आना, होब्स ही करके आना मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि हिगल ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति दी और मार्क्स ने भी हिगल से द्वंद्वात्मक पद्धति ग्रहण करके अपने अकॉर्डिंग द्वंद्वात्मक पद्धति दी। इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से दो व्यक्ति हैं जिन्होंने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया या द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो आपका आंसर होना चाहिए हिगल और मार्क्स। तो हिगल से ही मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत या द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी मेरे दोस्तों, ग्रहण की थी। तो जो हिगल था वो तो आदर्शवादी विचारक था। उसने तो विश्व आत्मा, वर्ड स्पिरिट का विचार दिया, आदर्शवादी विचारक दिया। उसने कहा कि जो अच्छे विचार होते हैं, अच्छे विचारों से ही नए विचारों का जन्म होता है, अर्थात विचारों में, अच्छे विचारों में द्वंद्व उत्पन्न होता है और द्वंद्व से नए विचार उत्पन्न होता है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि नहीं, अच्छे विचारों से या आदर्श जैसी या विश्व आत्मा जैसी ऐसी चीज़ों से कोई द्वंद्व नहीं होता है, ऐसी चीज़ों से विकास नहीं होता है। तो वो कहता है किससे विकास होता है? वो कहता है कि भौतिक चीज़ से, अर्थात इस संसार में जो प्रत्यक्ष है उसको वह पदार्थ का नाम देता है, पदार्थ का नाम देता है। अब वो पदार्थ में जड़ प्रकृति का नाम लेता है कि जड़ प्रकृति या अचेतन। तो जड़ प्रकृति या अचेतन का मतलब तो ये हो गया कि इस संसार में जिसमें जीव नहीं है वो चीज़ें, अर्थात जिसमें जीव नहीं है उनके पीछे भी लोग भागते हैं, लोग गति करते हैं। ठीक है, वो चीज़ भी इस संसार में नष्ट होती है, नई चीज़ बन जाती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी ने नोट बंद किया था, तो वो क्या थी? जड़ प्रकृति है, अचेतन है, पैसा है। वो अपने अस्तित्व को, मूल अस्तित्व को, यानी कि जो उसकी आकृति थी, पहले 500 रुपये की जो आकृति थी वो नष्ट हो गई, लेकिन 500 रुपये का जो मूल्य है उसका जो स्वभाव है वो चेंज हुआ है क्या? तो मार्क्स यही कहना चाहता है कि संसार में दुनिया बदलती रहती है,
वह जड़ प्रकृति अर्थात इस संसार में दुनिया बदलती रहती है। इस संसार का हर पदार्थ बदलता रहता है, अपना रूप अलग ले लेता है, लेकिन स्वभाव वही रहता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और वही उसी पदार्थ से दुनिया चलती है, उसी पदार्थ से विकास होता है, न कि हीगल की तरह आदर्शवादी विचारों से मेरे दोस्तों। तो ये थोड़ा सा मैंने लिखा है आपके लिए मेरे दोस्तों। तो हीगल जो था वो अपनी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में क्या कहता है कि जो चेतना होता है, जो विचार होता है, हीगल ने मुख्य रूप से अपने फिलॉसफी के अंदर चेतना शब्द को मुख्य भूमिका में रखा है। ठीक है, और जबकि हीगल के विचारों से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने अपनी फिलॉसफी के अंदर चेतना या विचार जैसे शब्द के स्थान पर किसको रखा है? पदार्थ को रखा है। तो ये याद रखना कि मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर मुख्य स्थान किस चीज को दिया है? तो आपका याद होना चाहिए पदार्थ को। जबकि द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल ने भी दी थी, उसने मुख्य स्थान किसको दिया? चेतना विचार को। तो अब हीगल क्या कहना चाह रहा था? हीगल के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में ऐसा क्या था जहां से कार्ल मार्क्स प्रभावित हुआ था? तो ये मुख्य है बिंदु। हीगल की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में क्या था कि मुख्य स्थान चेतना का था। वो कहता है कि एक विचार अगर दिमाग में अच्छा आता है तो उससे अलग विचार बनते जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, यदि आप किसी भगवान के या धार्मिक चीज एक चीज को पढ़ेंगे तो आप उसकी व्याख्या फिर अलग तरीके से उसकी टीका करेंगे। तो बताओ कि मेरे दोस्तों आपकी फिलॉसफी के अंदर, आपके दर्शन में विचार अलग अलग हुए कि नहीं हुए मेरे दोस्तों? ठीक है, वैसे ही तो वो बात कहता है अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत में। हीगल क्या कहता है अपनी पद्धति के अंदर कि जैसे अस्तित्व में होना जिसको बीइंग अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, और उसी बात को क्या कहा जाता है? वाद कहते हैं। क्या कहा जाता है? वाद कहा जाता है। तो ध्यान दो, हीगल ने यह कहा था कि जो अस्तित्व में है होना, जो चीज आपके सामने है वह क्या है? बीइंग है, और उसी को क्या कहते हैं? वाद कहते हैं। ये बात कौन कह रहा था? हीगल कह रहा था। फिर आगे क्या कहता है कि अस्तित्व में न होना, जो चीज अस्तित्व में नहीं है वो नॉन बीइंग होती है, उसको प्रतिवाद कहेंगे। अर्थात जो अस्तित्व में नहीं है इसका मतलब वो बनेगी, आएगी। ठीक है, ये बात। अस्तित्व में आना, जब अस्तित्व में आ जाती है तो उसको बोलेंगे अंग्रेजी में बिकमिंग, जिसको क्या नाम दिया गया? संवाद। क्या नाम दिया? संवाद गए। ये फिलॉसफी तो किसकी थी? हीगल की। अब हीगल ने इस चीज को पकड़ लिया, इन शब्दों को पकड़ लिया, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? चेतना विचारों की। ठीक है, यहां से इन शब्दों को उसने पकड़ लिया और पदार्थ के रूप में कंप्लीट कर दिया उसको, पदार्थ। तो वो अब कार्ल मार्क्स कहता है कि जैसे हीगल ने कहा था कि विचार द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा नया विचार उत्पन्न होता है, द्वंद्वात्मक पद्धति से द्वंद्व होकर, द्वंद्व का मतलब संघर्ष होकर। ठीक उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ये कहता है कि संसार में जो प्रत्यक्ष है, अर्थात जो पदार्थ है, वह पदार्थ प्रकृति के अंदर संघर्ष करता है, अर्थात द्वंद्व करता है। दूसरे अर्थ में द्वंद्व करते हैं। ठीक है, द्वंद्व करता है। द्वंद्वात्मक पद्धति का मतलब संघर्ष करता है, द्वंद्व करता है। द्वंद्व का अर्थ ही संघर्ष होता है, द्वंद्व करता है। तो जैसे कोई वस्तु है, उसको अपन वाद कहेंगे, अंग्रेजी में थेसिस कहेंगे। ठीक है, उसमें संघर्ष होगा तो प्रतिवाद का जन्म होगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस में संघर्ष होगा तो क्या बन जाएगा? संवाद बन जाएगा। उसको बोलेंगे अपन सिंथेसिस। क्या कहेंगे? सिंथेसिस। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको और बताता हूं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि होब्स और कार्ल मार्क्स, मैं बार बार बीच में होब्स ले आता हूं, बात तो कार्ल मार्क्स की होती है, हीगल की होती है।
हीगल से उसने द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्राप्त किया था कार्ल मार्क्स। लेकिन होब्स कहाँ से आ रहा है? क्योंकि होब्स भी पदार्थ को सत्य मान रहा है। एक मैं तुलना बता रहा हूँ आपको, जबकि कार्ल मार्क्स भी पदार्थ को सत्य मान रहा है कि इस दुनिया में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वह सत्य है। ये बात तो किसने कहा था? होब्स ने कही थी। लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों से भी हमें यही बात समझ में आती है कि दुनिया में जो कुछ है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वही सत्य है और उसी के द्वारा ही विकास होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, समाज का विकास होता है। काल्पनिक बातों से या हीगल ने जैसे आदर्शवादी या यूटोपिया जैसी जो बातें की थी उनसे विकास नहीं होते हैं, उनसे सृष्टि का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अब मैं कुछ दो बात लिखी है ताकि आपके ये बात समझ में आ जाए। एक तो आपके ये समझ में आना चाहिए मेरे दोस्तों कि कार्ल मार्क्स मुख्य रूप से पदार्थ को सृष्टि का एक अंग माना है। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वो पदार्थ के कारण होता है कि पदार्थ मूल रूप से पदार्थ नया रूप ले लेता है लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। अभी मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों कि मोदी जी ने नोटबंदी की थी, 500 रुपये का नोट बंद हो गया तो उसकी जगह नया नोट आ गया, लेकिन रुपया 500 ही है। क्या उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ? स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन हुआ किसमें? उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ है कि नहीं? तो फिर परिवर्तन हुआ किसमें? तो परिवर्तन हुआ है उसके आकार में। और आकार चीज क्या है? जो मूल्य क्या था? मूल्य एक तरह से स्वभाव हो गया, वो भी भौतिक है क्योंकि इससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, तो वो भी मूल्य हो गया। और आकार क्या है? आकार भी एक सत्य है। ठीक है, आकार बदल जाता है, ये भी क्या है? एक पदार्थ है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो कोई चीज़ है आकार में परिवर्तन हो जाता है, किसी भी पदार्थ का आकार बदलता है, मूल स्वरूप वही रहता है, मूल्य वही रहता है मेरे दोस्तों, और उसी से विकास होता है मेरे दोस्तों। हर प्रकृति में यही है। आगे आगे धीरे धीरे आप समझोगे हर चीज़ को। तो ध्यान दो, कार्ल मार्क्स एक बात कहता है कि जड़ प्रकृति अर्थात अचेतन, हम जड़ प्रकृति और अचेतन का अर्थ पदार्थ से लगा सकते हैं। ठीक है, और पदार्थ के अंदर निर्जीव चीज और सजीव चीज दोनों कंबाइंड करता है वो। और जड़ प्रकृति नाम क्यों ले रहा है कि जड़ प्रकृति इस संसार में जैसे एक पेड़ है, जड़ है, तो क्या वो उससे विकास नहीं होता है? हमारा होता है। पेड़ होता है, हवा देता है, हमारा विकास हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो वो विकास होता है कि नहीं होता है? तो इस संसार में वह जड़ प्रकृति को भी विकास का एक पदार्थ माना है मेरे दोस्तों। देखिए, जड़ प्रकृति व अचेतन पदार्थ को मौलिक तत्व मानने वाला सिद्धांत भौतिकतावाद है। अर्थात वह इस सृष्टि के अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वही पदार्थ है, वही भौतिकतावाद है मेरे दोस्त। ठीक है, हर पदार्थ में द्वंद्व और संघर्ष का गुण पाया जाता है। हर पदार्थ में द्वंद्व और संघर्ष का गुण पाया जाता है और उसी द्वंद्व और संघर्ष के कारण ही नई चीज बनती है। जैसे अब आप समझिए, एक पेड़ होता है और पेड़ से पहले वो बीज होता है। बीज जमीन में जब बो देते हैं तो पौधा बन जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है, फिर फूल आता है, फिर वापस बीज बन जाता है उसका। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये परिवर्तन होता रहता है। तो हर पदार्थ में एक द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है, और ठीक है, और जिसके निरंतर परिवर्तन और विकास होता है, उसी से समाज का परिवर्तन होता है, अर्थात उसी से विकास होता है, उसी से ही वह पदार्थ भी अपने आप में परिवर्तन कर लेता है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, इसी बात को दूसरे तरीके से आप समझिए। प्रत्येक पदार्थ की विरोधीमयी, प्रत्येक पदार्थ में द्वंद्व होता है, संघर्ष का गुण पाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ की विरोधीमयी अर्थात द्वंद्वात्मक प्रकृति के कारण सृष्टि में परिवर्तन विकास होता है।
प्रत्येक पदार्थ इस सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे दोस्तों जिसमें द्वंद्व नहीं होता है। ये पेन है, ये पदार्थ है, इसमें भी द्वंद्व होता है। जब ये किसी काम का नहीं होगा तो कचरा बन जाएगा और कचरा वाला इसको पिघला कर नया पेन या नई आकृति बना देगा, लेकिन इस पदार्थ का गुण वही रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो विकास तो हुआ ना, यही चीज जो कचरा में चली गई थी बाद में दूसरे रूप में हमारे सामने हो गई, जिसका अपन उपयोग कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो यही परिवर्तन विकास होता है, यही क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है मेरे दोस्तों। ठीक है, यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अब भौतिकवाद अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो कि अपन कहते हैं कि यार ये भौतिक युग है, ये सांसारिक सुख है, ये भौतिक युग है। इसका मतलब हमें पदार्थों की आवश्यकता है, हमें इंसानों की या मानवता की ऐसी चीज़ों की कम आवश्यकता है, हमें केवल पदार्थों को की आवश्यकता है। ये भौतिक युग है, आर्थिक युग है, इसकी चीज़ की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों। वही बात ये समझाने का प्रयास मार्क्स करता है हर पॉइंट के अंदर, हर अपने बिंदु के अंदर मार्क्स। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे मार्क्स ये कहता है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है, पदार्थ है, जो जड़ चेतन में, जड़ अचेतन अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये बात कहना चाहता है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं अभी आपसे दोस्तों। आगे हम वाद, प्रतिवाद और संवाद का प्रोसेस हम समझेंगे। कार्ल मार्क्स गेहूं का उदाहरण लेकर पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग और साम्यवाद को समझाने का प्रयास करता है कि मेरी फिलॉसफी को लोग समझ जाएं, विद्यार्थी समझ जाएं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स अपनी फिलॉसफी को समझाने के लिए वाद, प्रतिवाद, संवाद को समझाने के लिए एक उदाहरण पेश करता है मेरे दोस्तों। वह उदाहरण किसका रहता है, गेहूं का। किसका उदाहरण रहता है, गेहूं का उदाहरण रहता है। और वह गेहूं के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास करता है मेरे दोस्तों कि जैसे गेहूं है, अनाज है, गेहूं अनाज है, तो गेहूं क्या है, एक दाना है, पदार्थ है। अनाज के साथ हम इसको क्या बोलेंगे, पदार्थ, क्योंकि यह हमें दिखाई दे रहा है। और अचेतन है, क्या है, अचेतन है, जड़ प्रकृति है, क्योंकि इसमें जीव तो है नहीं, इसलिए वो क्या हो गया, अचेतन हो गया। ठीक है, जड़ प्रकृति हो गया, अर्थात पदार्थ हो गया। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पदार्थ क्या है। तो पदार्थ होता है अचेतन या जड़ प्रकृति, जैसे कि गेहूं है, जैसे कि ये पेन है, जैसे कि ये फैन चल रहा है। ठीक है ना, ये तो अनाज है, पदार्थ हो गया, गेहूं पदार्थ है मेरे दोस्तों। तो ये एक पदार्थ है, एक वस्तु है, ये पदार्थ है अपने आप में। ये क्या है, वाद, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, थेसिस। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, थेसिस अपन कहेंगे। ठीक है, अब गेहूं को जब अपन जमीन में बो देते हैं, यह जमीन है, यहाँ गेहूं को बो देते हैं तो एक पौधा सामने आता है। ठीक, पौधा सामने आता है। उस पौधा को कार्ल मार्क्स ने क्या नाम दिया, प्रतिवाद, जिसको एंटीथेसिस नाम दे दिया। जब पौधा बन जाता है तो क्या गेहूं जमीन में रहेगा, नहीं, क्योंकि गेहूं अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित होकर पौधा बन जाएगा। और जो गेहूं का जो मूल, जो आकृति थी गेहूं की, वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन गेहूं का स्वभाव पौधे के अंदर है, गेहूं का स्वभाव पौधे के अंदर है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ध्यान दो। तो गेहूं की आकृति जमीन में बोने से गेहूं का जो दाना था उसकी आकृति बदल गई और किस में आ गया, वो वहाँ जड़ में बदल गया और ऊपर वो पौधा बन जाता है मेरे दोस्तों। पौधा जब बन गया तो कार्ल मार्क्स उसको क्या नाम देता है, प्रतिवाद का नाम देता है, एंटीथेसिस का नाम देता है। जब इस पौधे के यहाँ पर मेरे दोस्तों बालियाँ लागू होती है, ये गेहूं की बाली,
जिसको कई हमारे क्षेत्र में देंगी भी कहते हैं, देंगी। ठीक है, तो ये जो बाली लग गई गेहूं के, इसको प्रतिवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिवाद, जिसे अंग्रेजी में एंटीथेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीथेसिस कहेंगे मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं। तो अब ये कहता है कि ये कार्ल मार्क्स ये कहना चाहता है कि हर वस्तु में द्वंद होता है। क्या होता है? द्वंद होता है। जब वह पदार्थ अपने आप को बदलता है, अपने आकृति को जब बदलता है, तो उसमें परिवर्तन होता है, उसमें संघर्ष होता है। जब दाना जमीन में चला जाता है मेरे दोस्तों, ये जमीन में दाना चला जाता है, यहाँ पर वो अंकुरित होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को बदलता है, तो उसमें संघर्ष है, उसमें संघर्ष करने की या द्वंद की शक्ति है उसके अंदर, अपने आप को बदल रहा है वो। तो यहाँ पर हम से हर चीजेंगे कि हर वस्तु, पहली बात तो ये समझे आप कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कि हर पदार्थ के अंदर द्वंद का गुण पाया जाता है, अर्थात विरोध का गुण पाया जाता है, संघर्ष का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर वह संघर्ष हो रहा है और उस संघर्ष के कारण वह प्रतिवाद में बदल जाता है। ठीक है, अब प्रतिवाद ये कहता है, जब प्रतिवाद में बदल जाता है, जब पौधा बन जाता है, तो प्रतिवाद ये कहता है कि मेरी जो पहली वाली आकृति थी, जो दाना था, गेहूं था, उसका मैंने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। क्या कर दिया? निषेध कर दिया। अब वो दाना मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही है मेरे अंदर, अर्थात पौधे के अंदर। तो ये प्रतिवाद, फिर जो पौधा है वो ये कहता है वाद को कि मेरा जो मूल आकृति थी गेहूं, उसको मैंने निषेध कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब जब वो बाली बन जाता है, देंगी बन जाता है, उसको कहेंगे संवाद। अब संवाद क्या होता है कि संवाद से फिर वापिस दाना बन जाता है। ठीक है, अब संवाद बना, दाना बना, देंगी बन गई, तो देंगी के अंदर वो गुण है, सूखने के बाद में वो वापिस दाना बन जाता है। तो अलग अलग दाना बना दिया, तो वो निषेधों का निषेध कहलाता है संवाद मेरे दोस्तों। अब इधर देखो आप, देखो निषेध निगेशन होता है। हर वस्तु जो प्रतिवाद बनता है, प्रतिवाद क्या करता है कि निषेध करता है, रोकता है, निषेध रोकता है कि आप अब अपनी आकृति को बदल दो, निषेध करता है। तो आप ये समझो कि हर पदार्थ में संघर्ष और द्वंद की मूल प्रकृति तो पाई जाती है, लेकिन जब वो पदार्थ के अंदर प्रतिवाद जन्म लेता है, प्रतिवाद, वहाँ से वह कुछ निषेध करता है, प्रतिवाद निषेध करता है कि मैं अपने मूल आकृति को मिटा रहा हूँ और नई मूल आकृति मैं बन रहा हूँ। जैसे गेहूं का जो दाना था वो जमीन में जब गिरा तो गेहूं का दाना नहीं रहा, पौधा बन गया। तो पौधा क्या हो गया? प्रतिवाद हो गया। तो वो जो पौधा था वो मूल दाने को कह रहा है कि अब मैंने उसका निषेध कर दिया है, लेकिन स्वभाव मेरे अंदर वही है। तो वो कहता है कि निषेध। तो आप ये समझो कि निषेध कहाँ से चालू हो रहा है? निषेध चालू हो रहा है प्रतिवाद से। कहाँ से चालू हो रहा है? प्रतिवाद से किसी पदार्थ के अंदर निषेध की प्रक्रिया चालू होती है। अब संवाद जो है उसको कार्ल मार्क्स क्या कहता है? निषेध का निषेध, क्योंकि वो संवाद ही पुनः वापिस उस दाने के रूप में प्रकट होता है। जब बाली सूख जाती है, देंगी सूख जाती है, तो दाने के रूप में प्रकट हो जाती है मेरे दोस्तों। अब तो वो संवाद को कहता है कि निषेध का निषेध, अर्थात निगेशन ऑफ निगेशन। आपके सामने क्वेश्चन आए कि निषेध का निषेध किसे कहा जाता है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग? पहला ऑप्शन है ये वाद, दूसरा ऑप्शन है प्रतिवाद, तीसरा ऑप्शन में संवाद और चौथे ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आप मत करना। निषेध का निषेध संवाद को कहा जाता है। और संवाद ही जो ऐसी चीज़ है जो इस संसार में, इस जड़ प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ चीज़
होती है। अब इतनी सारी बातों के माध्यम से कार्ल मार्क्स हमें क्या समझाना चाहता है? अपना पूंजीपति जो सिद्धांत है, सर्वहारा वर्ग वाला जो सिद्धांत है, वो समझाना चाहता है इसके माध्यम। अब देखो, अब ध्यान दो, यहाँ इस तक पहुंचने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस बताता है। अब तक जो बातें मैंने बताई वो सब इसको समझने के लिए कार्ल मार्क्स अपने को बताता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब वो इस पूंजीवाद को क्या नाम दिया है? वाद। क्या नाम दे दिया है? वाद। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पूंजीवाद को संज्ञा दी है वाद की, प्रतिवाद की या संवाद की? तो आपका आंसर होना चाहिए वाद। ठीक है, और अंग्रेजी में थेसिस। सर्वहारा के अधिनायकवाद को वह प्रतिवाद का नाम दिया है मेरे दोस्तों। ठीक है, और फिर जब सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद हो जाएगा, पूरा पूरा समाज सर्वहारा बन जाएगा, तो कौन सी स्थिति आ जाएगी? साम्यवाद। और साम्यवाद सबसे अच्छी स्थिति है जिसको वह संवाद कहता है। ठीक है, साम्यवाद समाजवाद की सबसे बढ़िया और उत्तम स्थिति होती है, इसीलिए वह संवाद को सर्वश्रेष्ठ संज्ञा देता है। वाद प्रतिवाद से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी होती है? संवाद वाली होती है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर इसको संवाद नाम क्यों दिया? जैसे देंगी होती है, देंगी के अंदर ये देंगी है और देंगी के अंदर बहुत सारे दाने होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे दाने होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं कि हम एक ही माँ के या एक ही बाप की औलाद है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक दाने से ही हम उत्पन्न हुए हैं, तो ये संवाद हो गया, इसलिए वह संवाद को संज्ञा दे रहा है। यहाँ सर्वहारा वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग, बहुत सारा मजदूर वर्ग है, और जब उसका अधिनायकवाद हो जाएगा, अर्थात पूरा का पूरा शासन उनका हो जाएगा, वो आपस में ये कहेंगे कि हम अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल बराबर है, इसलिए वह संवाद को सर्वश्रेष्ठ मानता है मेरे दोस्तों। तो अब देखिए कि पूंजीवाद कभी लड़ाई नहीं करेगा। एक सिंगल दाना है गेहूं का दाना पड़ा है मेरे दोस्तों, तो गेहूं का दाना कभी संघर्ष करेगा अपने आप में? नहीं। जब किसी में उसको जमीन में बोएंगे या पानी में डालेंगे तो वह उसके अंदर क्या होगा? संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा। तो पूंजीवाद कभी संघर्ष नहीं करेगा। जब इनकी टक्कर किससे होगी? मजदूर वर्ग से, सर्वहारा वर्ग से होगी, तो ये लोग क्रांति करेंगे, ये विरोध करेंगे। ठीक है, विरोध करेंगे तो क्या बनेगा? प्रतिवाद होगा। क्या हो गया? प्रतिवाद हो गया। अर्थात वाद से विरोध करते हैं, वो हो गया प्रतिवाद हो गया। जब विरोध होगा तो पूंजीवाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, और उसकी जगह क्या बन जाएगा? साम्यवाद बन जाएगा, और जिसको वह संवाद कहता है। अर्थात तो आपके समझ में आ गया होगा ये दोस्तों। तो आपसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना आप समझ लीजिए, रट्टा मार लीजिए कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को क्या कहता है? ऑप्शन है आपके सामने, वाद, प्रतिवाद, संवाद और या उपरोक्त सभी। तो वह सर्वहारा वर्ग को क्या नाम देता है? सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को प्रतिवाद नाम देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, यहीं से प्रश्न बनते हैं, तो आप गलती मत करना मेरे दोस्तों। मेरा समझाने का यही मकसद है। और आपसे पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग साम्यवाद को वह क्या कहता है, तो साम्यवाद को वह कहता है संवाद, और वाद को क्या करता है? पूंजीवाद। ये याद रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि कार्ल मार्क्स ये कहना चाहता है कि प्रकृति के अंदर जो पदार्थ है वो क्या है? आंगिक एकता रखता है। प्रत्येक जो पदार्थ होता है मेरे दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ से जुड़ा रहता है। अर्थात एक पदार्थ में परिवर्तन होता है तो दूसरे पदार्थ में परिवर्तन होता है।
ठीक है मेरे दोस्तों। और इन्हीं पदार्थों से ही सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन होता है मेरे दोस्तों। तो ये यही कहना चाहता है, आप ये समझो कि आंगिक एकता का मतलब ये है कि प्रकृति के अंदर प्रत्येक पदार्थ जुड़ा रहता है। समझ में आ गया? प्रत्येक पदार्थ क्या है? जुड़ा रहता है। जैसे आप एक परिवार से उदाहरण लीजिए, परिवार के अंदर दादाजी रहते हैं, दादाजी पिताजी से जुड़े रहते हैं, पिताजी से बच्चे जुड़े रहते हैं, बहन भाई जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम जुड़ा रहता है। अपन ये कह सकते हैं कि चक्कर, जीवन में हर चीज़ का क्या होता है? चक्कर होता है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। वो बात ये कहना चाहता है कि आंगिक एकता बनी रहती है हर पदार्थ के अंदर। परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता हर वस्तु क्या है कि परिवर्तनशील है इस दुनिया के अंदर। ये पेन भी परिवर्तनशील है। आपके सामने जो पेड़ नज़र आ रहा है, पेड़ जो पौधा है वो भी परिवर्तनशील है। वो सूख जाता है, उसका बीज बन जाता है, प्रकृति के अंदर नया पेड़ बन जाता है। तो ये परिवर्तनशील है, चेंजेबिलिटी है, गतिशीलता है। इस प्रकृति के अंदर कार्ल मार्क्स अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर कहना चाहता है कि प्रत्येक पदार्थ है वो गतिशील है। प्रत्येक पदार्थ है वो गतिशील है क्योंकि उसमें द्वंद्व का गुण पाया जाता है। उसमें द्वंद्व, ठीक है ना, अर्थात संघर्ष का गुण पाया जाएगा। और जिसमें द्वंद्व पाया जाता है और जिसमें संघर्ष पाया जाता है वो परिवर्तन करेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रत्येक पदार्थ के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर एक गुण पाया जाता है, वो होता है द्वंद्व या संघर्ष। और उसी के कारण प्रत्येक पदार्थ क्या करता है? गति करता है मेरे दोस्तों, ठीक है। इस पेन के अंदर भी ये जो पदार्थ है पेन, इसमें भी संघर्ष है, इसमें भी एक द्वंद्व का गुण पाया जाता है। और उसी के कारण क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसी के कारण क्या होता है? गतिशील होता है पदार्थ मेरे दोस्तों। मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स क्या कहता है? थोड़ा देखिए, मार्क्स क्या बोलता है कि जो आज है वह कल नहीं था, जो आज है वह कल नहीं था, जो कल था वह आज नहीं है। दोबारा सुनिए, जो आज है वह कल नहीं था और जो कल था वह आज नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा। आप इस पंक्ति का भावार्थ ये समझे कि पदार्थ, वह मनुष्य को भी पदार्थ मानता है होब्स की तरह। होब्स ने भी मनुष्य को पदार्थ माना मेरे दोस्तों। तो पदार्थ तो कार्ल मार्क्स के नज़रों में और होब्स के नज़रों में, दोनों के नज़र में मनुष्य भी क्या है? पदार्थ है। अब देखिए, मान लीजिए कि आज अपन लोग हैं, आज जैसे हैं वैसे क्या 10 साल बाद में रहेंगे? हमारा स्वभाव जरूर रहेगा, लेकिन हमारी बॉडी में परिवर्तन आ जाएगा। समझ में आ गया? और एक दिन आपको पता है कि भौतिक युग के अंदर, मृत्यु लोक के अंदर जो होता है वो वास्तविकता, जो सत्यता है वो तो होता ही है। मैं इंसान का उदाहरण न देकर एक पेड़ का उदाहरण लेता हूँ। ये पेड़ है। पेड़ कहते हैं कि हजारों साल तक जिंदा रहता है पेड़। कभी पेड़ बीज था, कभी पौधा हुआ, फिर बड़ा पेड़ हुआ, 500, 700, 1000 साल बाद में वो सूख जाता है, उसकी लकड़ी बन जाती है प्रकृति में, फिर वैसा ही वो दोबारा से बीज बनकर पेड़ बन जाता है। तो ये चक्कर चलता रहता है मेरे दोस्तों। तो वही बात है मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि प्रकृति के अंदर कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्थायित्व नहीं है, सभी चीज़ें गति करती रहती है। जो आज आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, हो सकता है कि कल मैं न रहूँ। हो सकता है जो आपके सामने जो पेड़ है वो आज नहीं है, कल हो सकते वो कट जाए, ठीक है, सूख जाए। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों। प्रकृति के अंदर कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। इसीलिए क्या है कि स्थायी क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें द्वंद्व पाया जाता है, संघर्ष पाया जाता है, और वो चीज़ नई चीज़ में बदलती रहती है। और पीछे वाला जो आकृति होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। आगे बात करते हैं कि जब उसमें कोई गति करती है,
उसमें दवंद चलता है, संघर्ष होता है, तो नया रूप परिवर्तन होता है, नया रूप बन जाता है। कार्ल मार्क्स ने समझाया कि जो गेहूं का दाना होता है वो होता है वाद, जब वो पौधा बन जाता है, जमीन में बो देते हैं तो वो प्रतिवाद में बदल जाता है, तो नया रूप आ गया आपके सामने। ठीक है, तो परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर प्रत्येक वस्तु गति करती है, संघर्ष करती है, उसके कारण परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है? परिमाणात्मक रूप से भी परिवर्तन होता है और गुणात्मक रूप से भी परिवर्तन होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, और वह कहता है कि संघर्ष जो है सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार से संघर्ष होते हैं। प्रत्येक वस्तु में जो संघर्ष पाया जाता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार से पाया जाता है। तो मुझे आशा है कि ये आप ये समझ गए होंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। आगे चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बात कर रहे हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम पढ़ेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम हैं। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 नियम हैं। इसका रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए मेरे दोस्तों। विपरीत गुणों की एकता व संघर्ष का नियम पहला। दूसरा है परिमाणात्मक द्वारा गुणात्मक परिवर्तन का नियम, या अपन ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ में परिमाणात्मक और गुणात्मक गुण पाया जाता है। निषेधात्मक निषेध का नियम मेरे दोस्तों। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, विपरीत गुणों की एकता क्या है। विपरीत गुणों की एकता, किसी पदार्थ के अंदर विपरीत गुण पाया जाता है फिर भी उनके अंदर क्या होती है? एकता होती है। अर्थात वह विपरीत गुण एक दूसरे को नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी उनमें एकता बनी रहती है। तो मार्क्स एक समझाना चाहता है उदाहरण लेकर, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, अपनी चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है चुंबक का और ये दक्षिणी ध्रुव है चुंबक का। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है, ये ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये कभी इसको नहीं चाहता, ये इसको नहीं चाहता, तो विपरीत गुण है। ठीक है, विपरीत गुण होते हुए भी उनमें क्या होती है? एकता रहती है। उनमें क्या होता है? एक आकर्षित होता है, एक दूसरे में समावित होने का क्या होता है? आकर्षण वाला गुण होता है। अर्थात विपरीत गुण होते हुए भी पदार्थ में क्या होता है? एकता बनी रहती है। वह बात कार्ल मार्क्स अपने को समझाना चाहता है। तो यहाँ पर वह चुंबक का उदाहरण देकर यह समझाना चाहता है कि चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो होते हैं, दोनों विपरीत गुण होते हैं लेकिन फिर भी उनमें एकता बनी रहती है। फिर वो ये कहता है, अगर यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो वो कहता है कि आपको अगर चुंबक मिल जाए, वो चुंबक के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये चुंबक के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े करने के बाद में भी इसमें ध्रुव तो दो ही है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, फिर भी ये आपस में ऐसे चिपकने की कोशिश करते हैं। कभी आपने बचपन में चुंबक के टुकड़े किए होंगे और फिर कागज़ के ऊपर ऐसे किया होगा, तो वो चिपकने की कोशिश करते हैं। हम तो ये मान सकते हैं कि हर पदार्थ में विपरीत गुण होता है और विपरीत गुण होते हुए भी उनमें क्या होती है? एकता होती है मेरे दोस्तों। ये बात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर कार्ल मार्क्स अपने को समझाना चाहता है। और हमेशा जो दो विपरीत गुण होंगे वहाँ पर संघर्ष रहेगा, वहाँ पर द्वंद्व रहेगा। वह ये बात करता है कि हर वस्तु में द्वंद्व होता है और द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है, क्योंकि उनमें विपरीत गुण भी पाया जाता है लेकिन विपरीत गुण होते हुए भी उनमें एकता बनी रहती है। और ये मैंने आपको बता दिया कि अब देखो, ये चुंबक का उदाहरण तो लिया और यहाँ पर वो इसीलिए वो समझाना चाहता है। देखिए पूंजीपति लोग जिसको अपन बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं मेरे दोस्तों, बुर्जुआ वर्ग या उद्योगपति भी बोल सकते हैं, उद्योगपति भी बोल सकते हैं। तो पूंजीपति लोग, बुर्जुआ वर्ग के लोग, उद्योगपति लोग
इन लोगों की कैटेगरी अलग होती है, हाई क्लास की होती है। और सामान्य वर्ग के लोग जिसमें मजदूर वर्ग लोग आते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, सर्वहारा होते हैं, सर्वहारा वर्ग के लोग जो दैनिक रूप से अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो सर्वहारा वर्ग के लोग होते हैं। तो अब ये इनका स्टेटस अलग होता है, ये उच्च लोगों से, हाई क्वालिटी लोगों से निम्न होते हैं। लेकिन फिर भी देखो, ये पैसे वाले होते हैं, ये गरीब होते हैं, फिर भी दोनों में विपरीत गुण पाया जाता है। ये इसको नहीं चाहता है कि ये अमीर हो जाए, पैसा वाला मिल जाए, और ये चाहता है कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं भी ऐसा काम करूँ, तो इसकी तरह मैं क्या करूँ कि मैं भी उद्योगपति बन जाऊँ। तो दोनों के अंदर कहीं ना कहीं क्या है कि गुण जो है, दो उत्तरी, जैसे चुंबक की तरह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। अर्थात उत्तरी ध्रुव उद्योगपति मान लेते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव कौन हो गया, मजदूर वर्ग हो गया। दोनों में विपरीत गुण है, और विपरीत गुण होने के कारण दोनों में क्या होता है, संघर्ष होता है। दोनों में क्या होता है, संघर्ष होता है। लेकिन फिर भी देखो, एकता बनी रहेगी। मालिक पूंजीपति ये सोचेगा कि मैं इन लोगों से प्यार करूं, लगाव रखूं। यदि प्यार करूंगा, लगाव रखूंगा, तो मेरी फैक्ट्री, मेरी कंपनी चलेगी, तो ये एकता रहेगी। वो सर्वहारा वर्ग का ये है कि भाई अपने पास ज़्यादा कोई काम धंधा तो है नहीं, अपने पास ज़्यादा पैसा है नहीं, तो अपन तो इसमें ठीक है, काम करते रहेंगे और मालिक से बनाए रखेंगे, अपने को मजदूरी मिलती रहेगी, अपने को तो क्या है, पेट की पूजा करनी है, बात खत्म। तो यहाँ पर एकता बनी रहती है इस तरह से। तो ये पहला नियम आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। चुंबक का उदाहरण देखकर वह पूंजीपति लोग और सर्वहारा वर्ग के संबंध के बारे में बताना चाहता है। और हर वस्तु के अंदर परिमाणात्मक और गुणात्मक अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि जैसे जल का उदाहरण लेता है, जल होता है, पानी होता है, तरल पदार्थ में होता है। जब उसमें भाप बनती है सूर्य के प्रकाश से, जब वो भाप में भाप बनता है, या उसके अंदर हम नीचे अग्नि जलाते हैं, तो तब जल भाप बन जाता है, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। तो वो आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन गुण में परिवर्तन नहीं हुआ। गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। भाप बन गई, वापिस पिघल जाती है, वो तो वापिस जल बन जाता है, तो गुण तो वही रहता है अधिकतर। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे होते हैं जिनमें परिमाणात्मक गुण के साथ साथ क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन भी हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये बात वो कहना चाहता है। हर वस्तु के अंदर जो परिवर्तन होता है वह गुणात्मक भी होता है, परिमाणात्मक भी होता है, कैसा भी हो सकता है। किसी में गुणात्मक परिवर्तन ज़्यादा हो सकता है, किसी परिमाणात्मक गुण कम हो सकता है। ये बात कहना चाहता है मेरे दोस्तों ये। और निषेध का नियम आप तो समझ गए हो, पहले बता दिया मैंने आपको कि वाद होता है, प्रतिवाद होता है, ठीक है, वाद, प्रतिवाद और फिर संवाद होता है। ये मैंने अभी आपको बताया। तो वाद है, सिंगल वस्तु रहेगी तो उसमें किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। लेकिन जब वो सिंगल वस्तु अपना रूप बदलेगी, रूप स्वभाव नहीं मेरे दोस्तों, गुण नहीं, जब अपना रूप बदलती है, अपना आकार बदलती है, तो वह प्रतिवाद में बदल जाती है। और जब प्रतिवाद उसमें आ जाता है तो उसमें हो जाता है निषेध की भावना। वो ये कहता है कि मेरा जो पहला वाला रूप है वो निषेध हो जाओ, ठीक है, वो यहाँ से हट जाओ, ठीक है। तो ये बात कहना चाहता है। वो एक गेहूं के दाने से, पौधे से वो समझाने की कोशिश की थी निषेध क्या होता है। और बाद में प्रतिवाद इसका निषेध करता है, और प्रतिवाद संवाद में बदल जाता है, फिर संवाद प्रतिवाद का निषेध कर जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये कह सकते हैं कि प्रतिवाद में निषेध पाया जाता है और संवाद के अंदर निषेधात्मक गुण पाया जाता है। ठीक है, इसलिए उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर ये तीन नियम निकल के सामने आते हैं।
जिसमें निषेधात्मक निषेध का नियम भी है मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं कि लेनिन क्या कहता है कि लेनिन कहता है कि विकास विपरीतों का संघर्ष है। पदार्थ के अंदर विपरीत गुण पाया जाता है और उन विपरीत के अंदर संघर्ष होता है, तभी विकास होता है। ये पेन है, इस पेन में भी दो चीज़ पाई जाती है, विपरीत गुण पाया जाता है और उस विपरीत गुण के कारण इसमें क्या होगा, द्वंद्व होगा। क्या होगा, द्वंद्व होगा मेरे दोस्तों। और द्वंद्व होगा जब भी इसमें परिवर्तन होगा, चाहे वह मात्रात्मक हो चाहे वह गुणात्मक हो। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहता है कि हर वस्तु में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। कहीं पर मात्रात्मक कम हो सकता है, कहीं पर गुणात्मक ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परिवर्तन होता है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है मेरे दोस्तों। हर वस्तु में दो विपरीत गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, संघर्ष होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ के अंदर संघर्ष का गुण पाया जाता है, अर्थात द्वंद्व का गुण पाया जाता है। और इसी बात को लेकर लेनिन क्या कह रहा है कि विकास विपरीतों का संघर्ष है। और वैसे भी हमें पता है कि जीवन में अपन संघर्ष करेंगे तो हमारा विकास होगा मेरे दोस्तों। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। आप समझ गए होंगे कार्ल मार्क्स क्या कहना चाहता है। ये कहावत प्रासंगिक है कि संघर्ष ही जीवन है। तो आप समझ गए होंगे कार्ल मार्क्स इसी चीज़ को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहना चाहता है। मार्क्स आगे क्या कहता है कि हर वस्तु में जब कोई वस्तु वाद होती है, फिर प्रतिवाद में बदलती है और फिर संवाद में बदलती है मेरे दोस्तों, कोई वस्तु कोई पदार्थ, तो प्रतिवाद से उसमें निषेध चालू हो जाता है। वह अपने पुरानी आकृति को खो देती है कि तू भी अब लुप्त हो जा। जैसे गेहूं का पौधा, जब गेहूं होता है, जब ज़मीन में बो देते हैं तो ज़मीन के बाद में जो बीज होता है, जो गेहूं होता है, वह आकृति, वह गेहूं की वो आकृति समाप्त हो जाती है, उसकी जगह पौधा की आकृति सामने आ जाती है। इसलिए जब प्रतिवाद के रूप में जब पौधा आता है तो पौधा अपने बीज को बोलता है कि तू पूरी तरह से नष्ट हो जा, निषेध हो जा। और यह कहकर बीज का विकास हो गया पौधा में। और पौधा में जब निषेध होगा, प्रतिवाद होगा, आगे संवाद में बदलेगा, तो वहाँ निषेधों का निषेध होगा और उसमें बाली, उसमें देंगी सामने आ जाती है। तो देखो अब मार्क्स ने निषेध की प्रक्रिया में कहा है कि आदिम साम्यवाद का दास समाज ने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। ये याद रखो। और जब दास प्रथा का निषेध किसने किया, सामंतवाद ने निषेध कर दिया। ठीक है। और सामंतवाद का निषेध किसने कर दिया, पूंजीवाद ने कर दिया। और पूंजीवाद का निषेध किसने कर दिया, समाजवाद ने निषेध कर दिया मेरे दोस्तों। तो इस तरह से क्या है कि अवस्थाएं, समय बदलता रहता है। एक समय आता है, उसका निषेध हो जाता है, नया समाज बन जाता है। तो नया समाज पुराने वाले का निषेध कर देता है मेरे दोस्तों। और यही प्रकृति का नियम है दोस्तों। आप मैं समझाना चाहूँगा कि आप अपने इतिहास को उठाकर देखना तो आप पाएंगे कि आपके दादाजी तक का समय आपको याद है। दादाजी से ऊपर जाएंगे, उनके दादाजी, तो आपको पता ही नहीं रहेगा। आप इतिहास जानोगे तो आप सोचोगे कि मेरे दादाजी के दादाजी ग्वालियर चले गए थे। ठीक है। फिर वहाँ के दादाजी कहाँ चले गए थे, यूपी में चले गए थे। तो एक दूसरा निषेध कर गए, भूल गए कि कौन किसका बेटा था। तो यहाँ ऐसे प्रकृति का एक नियम है कि निषेध हो जाता है, लोग पुरानी बातों को भूल जाते हैं और नई बातें याद रखते हैं। यही कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं है मेरे दोस्तों। अब ध्यान दो, कार्ल मार्क्स ने एक बात और कही थी कि मैंने हेगल के द्वंद्वात्मकता को जो शीर्षासन कर रहा था, उसके अंदर
छिपे हुए विचारों को जानने के लिए पैरों के बल खड़ा कर दिया। अर्थात मार्क्स ये कह रहा है कि जो हेगल का जो द्वंद्वात्मक था वो शीर्षासन पर था, अर्थात शीर्षासन कर रहा था। शीर्ष क्या था? ऊपर थे, ये शीर्ष था ऐसे, ठीक है, शीर्षासन कर रहा था मतलब सिर नीचे था, सिर नीचे था, पैर ऊपर थे, ये पैर है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने क्या किया? इसको पैरों के बल खड़े कर दिया, तो सिर ऊपर कर दिया और पैर नीचे कर दिया, ये अंतर कह रहा है। तो हेगल के द्वंद्वात्मक, हेगल का द्वंद्वात्मक जब कार्ल मार्क्स ने ग्रहण किया था तब उसका द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है वो शीर्षासन कर रहा था, और जब कार्ल मार्क्स ने ग्रहण किया अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत में उसको अपना लिया तो वह उसको हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को पैरों पर खड़ा कर दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ध्यान दो, हेगल से उसने द्वंद्वात्मक पद्धति ली, तो साथ में द्वंद्वात्मकता के साथ द्वंद्व क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें गुण पाया जाता है पदार्थ के अंदर, द्वंद्व का, संघर्ष का, और उसी से वाद प्रतिवाद ये बनते हैं। तो वाद के अंदर निषेध होता है मेरे दोस्तों, तो निषेध शब्द को भी कार्ल मार्क्स ने हेगल से प्राप्त किया था। निषेध शब्द को भी कार्ल मार्क्स ने हेगल से प्राप्त किया था। ठीक है मेरे दोस्तों, ये याद रखना। तो निषेध ही, मार्क्स क्या कह रहा है कि निषेध ही अंतर विरोधों का समाधान करता है, अंतर विरोधों का समाधान करता है निषेध। कोई चीज में कोई विरोध हो रहा है, दो चीज है, दो चीजों में विरोध हो रहा है, तो एक चीज को भाई छोटा बनना पड़ेगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको ये कहूं कि दो चीज है, ये दो चीज है, ये दो चीज है, तो दो चीज समान है, और समान चीजों में क्या रहेगा? द्वंद्व रहेगा, विरोध रहेगा। ठीक है, जब दो चीज लड़ रही है और कोई आदमी ये कहे कि भाई एक आदमी, आप एक छोटे बाप के बन जाओ, छोटे बाप के बन जाओ ताकि ये लड़ाई झगड़ा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो छोटे बाप का बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? निषेध हो गया कि वह अब विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वही बात ये कह रहा है कि निषेध ही अंतर विरोधों का समाधान करता है। ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो वस्तु में वाद होता है, फिर वो प्रतिवाद में बदलती है, फिर वो संवाद में बदलती है मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से प्रतिवाद से संघर्ष, प्रतिवाद से क्या हो जाता है? निषेध चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? निषेध। प्रतिवाद कभी नहीं चाहता है कि अब मैं, मेरा जो मूल रूप है, मूल रूप की जो आकृति है वो वाद रहे। ठीक है, तो ये है गेहूं का पौधा नहीं चाहता है कि अब मैं धरती के अंदर बीज ही बना रहूं, अर्थात वाद ही बना रहूं। तो पौधा ये कह रहा है कि बीज को वो निषेध करता है। ठीक है, बीज को निषेध करता है। जब पौधा बन जाता है तो उसमें देंगी आ जाती है, तो देंगी ये नहीं चाहती है कि अब मैं पौधा ही रहूं, वो चाहती है कि अब मैं बीज की तरह पुनः बन जाऊं, तो वहां पर वो निषेध कर रहा है। तो संवाद तो क्या है कि निषेधों का निषेध है, और प्रतिवाद क्या है? निषेध है। तो इस तरह से जो एक संघर्ष होता है, जो अंतर विरोध होता है, वो निषेध के कारण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये बात कहना चाहता है। तो अब थोड़ी सी मैं आलोचना देख लेता हूँ, एक दो पॉइंट। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत दिया, उसकी एक हेलोवल नाम का जो विद्वान था वो कुछ आलोचना करता है और कहता है कि मार्क्स स्वयं एक गंभीर दार्शनिक नहीं था। मार्क्स स्वयं एक गंभीर दार्शनिक नहीं था। जो कुछ गंभीरता उसमें थी, जो कुछ उसमें गंभीरता उसमें थी, वह सब हेगल के कारण है उसमें, अर्थात जो कुछ उसमें गंभीरता थी वह सब हेगल के कारण है। ये बात कहना चाहता है हेलोवल, अर्थात इसका मतलब कि वह खुद गंभीर रूप से कोई दार्शनिक विचार नहीं दिया, जो कुछ हेगल ने दिया उसी को ही
तोड़ मोड़ कर पेश कर दिया हमारे सामने कार्ल मार्क्स ने। ये बात हेलोवेल कह रहा है, तो ये आलोचना कर रहा है। थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। और एक CEM जोड़ मार्क्स को वास्तविक रूप से समाजवाद का पिता कहा था। तो ये आदमी तो प्रशंसा कर रहा है, CEM जोड़। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आज आपने देखा कि आपने पढ़ा कि कार्ल मार्क्स ने हेगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित हुआ और हेगल के द्वंद्ववाद को ग्रहण किया, और हेगल से ही उसने संघर्ष अर्थात द्वंद्व को समझा। संघर्ष को समझा कि किस प्रकार से वस्तु संघर्ष करती है, किस प्रकार से एक वस्तु के अंदर द्वंद्व का गुण पाया जाता है, संघर्ष का गुण पाया जाता है। और उसी को आधार मानकर वो ये कहता है कि प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं, हर पदार्थ में द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है। और उसी द्वंद्व और संघर्ष के कारण क्या है कि पदार्थ में तो अपने आप गति होती ही है मेरे दोस्तों, उससे विकास भी होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और हर चीज़, हर पदार्थ क्या होता है, गतिशील होता है, चलायमान होता है, गति करता है। और जब गति करता है तो अपने मूल आकार था उसका वह निषेध कर देता है, भूल जाता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब गेहूं का पौधा उग जाता है तो गेहूं का जो बीज था धरती के अंदर, जब पौधा बनते ही वह बीज को भूल जाता है, निषेध कर देता है, और देंगी को याद रखता है कि कब मेरे देंगी लगेगी, कब मेरे गेहूं लगेंगे। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से क्या है कि जब इंसान में परिवर्तन होता है इस भौतिक युग के अंदर, तो नीचे वाले चीज़ों को, नीचे वाले बैकग्राउंड को वह भूल जाता है और आगे के सपने लेने लग जाता है। यही इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं हैं मेरे दोस्तों। एक बार मैं आपसे दोबारा से कहना चाहता हूं कि हेगल की कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द में अपन देखें कि भौतिकवाद क्या है। भौतिक का अर्थ वो जड़ प्रकृति से लगाता है, जड़ प्रकृति से लगाता है अर्थात अचेतन से, जड़ प्रकृति और अचेतन से। और अचेतन जड़ प्रकृति को वह कंबाइंड रूप से ये कह सकता है कि एक पदार्थ वह निर्जीव भी हो सकता है और सजीव भी हो सकता है। हर पदार्थ की एक विशेषता होती है कि उसमें संघर्ष पाया जाता है, उसमें द्वंद्व पाया जाता है, और उसी द्वंद्व के कारण गति करता है, और उसी के कारण अपने आप गति करता है, अपने मूल स्वरूप में गति होती है, और मूल स्वरूप को भूलकर वो नए स्वरूप में बदल जाता है। और इसी तरह से यही भौतिकवाद है मेरे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।